किस नंबर 30। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वैसी मोहब्बत करो कि बिस्तरे मर्ग पर अगर मैं तुमसे ड्रग्स मांगूं तो तुम मेरी तकलीफ मेरी तड़प ना देख पाओ और मेरे लिए ड्रग्स ले आओ। क्या डिमांड की थी उससे? जाने ये कौन सी मोहब्बत थी। ईमान साकित रह गई। उसे अपने अंदर सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। वो धुआं धुआं सा चेहरा उसे देख रही थी जिसकी मोहब्बत के असूल ही अलग थे। और उन लोगों का क्या जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। आई डोंट केयर। उसने लापरवाही से जवाब दिया। ईमान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। हद से ज्यादा खुदगर्ज हैं आप। वो रुख मोड़ गई और सांस लेने की कोशिश की। गहरा सांस। जहन मासी में उलझने लगा था। हर इंसान खुदगर्ज होता है। तुम भी तो हो। तुम भी किसी मुल्हिद या किसी मुनकर से शादी नहीं करोगी क्योंकि वो तुम्हारे मैयार पे पूरा नहीं उतरता। हर इंसान खुदगर्ज होता है ईमान। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे जैसा इंसान साफ गोई से काम लेता है। वो कह तो सच रहा था पर सच कड़वा था। जबकि वो खामोश रही। वो दिमाग पर जैसे हथौड़े पड़ रहे थे। दूर कहीं सुर्ख टाइलों वाले सहन के घर में ऐसा ही शख्स था जिससे पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा था। अब्दुल्ला शाहब। खुद गर्जों में एक खुद गर्ज, खुद परस्तों में एक खुद परस्त। क्या सोच रही हो? उसे किसी गहरी सोच में गर्क देखकर मासिल ने उसे पुकारा। वो चौंक गई जैसे किसी ख्वाब से बाहर निकली हो। बुरे ख्वाब से। चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। मुझे जाना है। वो उठ खड़ी हुई। चाहे वैसे ही छोड़ दी। मुझे किसी की परवाह नहीं है। किसी की भी नहीं। अब्दुल्ला साहब की नफरत भरी पुकार उसकी समाज से बार बार टकरा रही थी। ईमान, क्या हुआ? वो भी फौरन उठा। मैं थक गई हूँ, मुझे जाना है। वो हाल में रहने की कोशिश कर रही थी पर अब्दुल्ला शाहाब उसे मासी में खींच रहा था। वो शख्स जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। उसे लगा था वो मजीद यहाँ बैठी तो मर जाएगी। ईमान, रुको तो। वो उसे पुकारता रह गया जबकि ईमान अपना बैग संभालती भागने के अंदाज में उससे दूर होती गई। मासिल ने अफसरदा निगाहों से उसे खुद से दूर जाते देखा था। रोमियो ने हाँ कर दी थी। पहली बार वो स्कूल की किसी तकरीब में हिस्सा ले रहा था। उसकी एक्टिंग अच्छी थी। जब वो प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, अदम एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन पर फोकस कर रहा था। वो हर चीज़ परफेक्ट चाहता था। वो आजकल खुश था। वो दिल से सारे काम कर रहा था। उससे आजकल मुजस्समा साजी पर से भी तवज्जो हटाई हुई थी। 10 दिन 10 दिन उससे अपने प्ले को दिए थे। हेज़ल एक्टिंग में बेहतरीन थी। उस स्कूल के सभी टीचर्स एक्टिंग की तरफ जाने का कह रहे थे। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही काबिल भी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट हुए थे। और फिर 10 दिनों बाद रोमियो जूलियट को देखकर पूरा स्कूल हैरान रह गया। दोनों के डायलॉग्स, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन थी। वो स्टूडेंट्स कम जबकि अदाकार ज़्यादा लग रहे थे। और यहाँ से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। हेज़ल अपने करियर को लेकर बहुत संजीदा थी। दोनों ने स्कूल एक साथ पास किया और फिर एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अधम अब अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने लगा था। तुम क्या बनना चाहते हो? वो दोनों कैफे में बैठे थे जब हेज़ल ने पूछा। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे। वो फर्स्ट ईयर में थी पर किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ज़्यादा समझदार थी। घर वाले चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं और इस फील्ड में बहुत आगे जाऊं, एक कामयाब सर्जन। वो हंस दिया। और तुम क्या चाहते हो? उसके सवाल पर आदम ने सर उठाकर हेज़ल को देखा। एक बुद्धसाज। वो खोया हुआ। जरूर बनना। फैमिली चाहे भाड़ में। वो अपनी फैमिली से नफरत करती थी। ज्यादातर गुस्से में रहती थी। और तुम क्या बनना चाहती हो? अब की बार अधम ने पूछा। मैं वो बनना चाहती हूँ जो मेरी फैमिली को तकलीफ दे, दर्द दे, मेरे बाप को जलाकर राख कर दे, सबको भस्म कर दे। उसने किस कदर खौफनाक अंदाज में कहा था कि अधम चौंक गया। वो खूबसूरत होने के साथ साथ सालिम भी थी। उसका चेहरा सपाट था, तासरात से आ रही, अलबत्ता आंखों में शोले लपक रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? वो उलझा। यही कि कोई पता नहीं, डॉक्टर बनने आई हूँ पर लगता नहीं बन पाऊंगी। वो मुस्कुरा दी। चेहरे के तासुरात फौरन ही नरम पड़ गए जबकि अदम पल पल रंग बदलती हेज़ल को देखकर रह गया जिसके इरादे वो ही जानती थी। वो दोबारा सो नहीं पाया था। पजल बॉक्स को हाथ में थामे खामोशी से लॉन्च के सोफे पर बैठा रहा। उसका पजल बॉक्स जिसे खोलने की कोशिश में वो लगा हुआ था। एक दरवाज़ा खुल चुका था। अब सामने खड़ी थी। कोई वक्त दरकार था। ऐसा वक्त जिसे वो घड़ी पर लाता तो एक ताला मस्जिद खुल जाता। वो उलझा हुआ था, थक गया था।
उसने पज़ल बॉक्स सोफ़े पर रखा और सोफ़े की पुर्ज से गर्दन टिका दी। उसका चेहरा ऊपर की जानिब था। वो ख़ास वक़्त कौन-सा था? वो ख़ास वक़्त कौन-सा था, जिसे उस पज़ल बॉक्स पर रकम कर दिया गया था? वो सोच रहा था। अचानक फ़जर की अज़ान उसकी समाज से टकराई। फ़जर का वक़्त हो चुका था। वो चौंक कर सीधा हो बैठा। मुअज़्ज़िन पूरे जज़्ब से अज़ान दे रहा था। पहले पहर की इस खामोशी में सुनाई देती खूबसूरत अज़ान की आवाज़ उसे सुकून पहुँचाने लगी। उसकी आँखें अब बंद होने लगी थीं। अचानक वो चौंक गया। पहला पहर, वो बड़बड़ाया। 7 पहरों की कहानी। आसान हो चुकी थी। उसने पज़ल बॉक्स उठा लिया। अजीबो-गरीब सा पज़ल बॉक्स जिसे वो लंबे अरसे से सुलझाने की कोशिश में था। पहला पहर क्या था? क्या हो सकता था? उसकी नसें लकड़ी के पज़ल बॉक्स पर जमी थीं। एक इशारा मिल चुका था। वो तेज़ी से उठा। नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाने का इरादा करते वो सीढ़ियाँ पलांगता ऊपर अपने कमरे में आया। पज़ल बॉक्स को वहीं छोड़कर जैकेट पहनते वो कमरे को लॉक करते अब तेज़ी से मस्जिद की जानिब रवाना था। उसका ज़हन जो कुछ देर पहले थका हुआ था, अब तेज़ी से काम कर रहा था। आखिर मिस्टर मार्सिल जीत ही गए। अहमद जान, मोहब्बत के आगे बड़े-बड़े हार जाते हैं। रोज़ बहुत खुश थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। जबकि ईमान खामोश बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उससे माइग्रेन हो रहा था। मुसलसल सोचने और लैपटॉप पर काम करने की वजह से माइग्रेन का अटैक हुआ था और अब वो तकलीफ़ में थी। तुमने बहुत अच्छा किया है माँ। मिस्टर मार्सिल तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। आई एम सो हैप्पी। वो उसका गाल चूमते बोली। जबकि ईमान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उसे कैसे सच बताती? वो अपने राज अपने तक रखती थी, फिर रोज़ को कैसे बताती थी? वो भी इतनी बड़ी बात। घूम फिर कर दिमाग एक ही जगह पर रुकता था कि उसे जॉब करनी थी और जल्द अज जल्द हर शाम जबील के पैसे वापस लौटाने थे। रोज़ अपने जोश में जाने क्या क्या बोल रही थी, जबकि ईमान हाली हाली निगाहों से उसे देख रही थी और ज़हन कहीं और उलझा था। क्या होगा जब रोज़ को हकीकत पता चलेगी? वो आईने के सामने बैठी थी। वो गौर से अपना जायज़ा ले रही थी। उसकी सब्ज़ आँखों के नीचे गहरे हल्के पड़े हुए थे। उसकी रंगत भी पहले की निस्बत मान पड़ चुकी थी। वो एक मॉडल थी। उसे अपना बहुत सारा ख़्याल रखना पड़ता था। लेकिन उसकी ड्रिंक की आदत ने उसकी सेहत को पूरी तरह मुतासिर किया था। उसने केबिन से सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट निकाल कर लबों में दबाया और लाइटर जलाया। वो सिगरेट सुलगाने ही वाली थी कि उसकी समाज से अब्दुल का जुमला टकराया। आइंदा स्मोकिंग नहीं करोगी। उसके हाथ थम गए। उसे सिगरेट फेंक दिया। वो अब्दुल को पिछले 2 सालों से जानती थी, लेकिन उसे आज तक समझ नहीं पाई थी। वो पल-पल रंग बदलता था। उससे 1 महीना भी जॉब नहीं की थी। जब हेज़ल ने उसे ड्राइवर रखा था, वो मॉडल थी। उसे शूटिंग के सिलसिले में दूसरे मुल्कों और शहरों में आना-जाना पड़ता था। उसने एक प्रोजेक्ट किया था, जिससे वो सुपरस्टार बन गई थी। हेज़ल इस इंडस्ट्री में बहुत सोच समझ कर चली थी। उसने ये सब हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो ज़्यादा काम नहीं करती थी। उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे। वो 2-4 महीनों में किसी ब्रांड के लिए शूट करती और फिर आग लगा देती थी और मीडिया से बचकर रहती थी। पर जब उसका दिमाग घूमता था, वो ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाती थी और फिर मुँह पर हेज़ल अखबार की सुर्खी बन जाती थी। उससे जहाँ दोस्त नहीं बनाए थे, वहाँ उसे लगता था उसके दुश्मन भी कम ही थे, पर वो हकीकत से नावाकिफ़ थी। उसने हर वो प्रोजेक्ट ठुकरा दिया था जहाँ उसे किसी खतरे का एहसास होता था। हेसल मलिक नाम ही काफ़ी था। उसके पास प्रोजेक्ट खुद आते थे। उसने किसी एडवाइज़र को नहीं रखा था। वो खुद काम चुनती थी और जहाँ से इज्जत और नफ्स का सौदा दिखाई देता वो ठुकरा देती थी। वो शूट के बाद बाहर भी कम ही निकलती थी। ज़्यादा वक्त अपने बंगले नुमा घर में गुजारती और नशे में बेसुध रहती थी। एक ही इंसान उसका खैर ख्वाह था और वो शाली थी, जो उसके हर काम का ख्याल रखती थी। उसके स्किन ट्रीटमेंट से लेकर उसके खाने-पीने तक को वो देखती थी। इस वक़्त भी शाली उसे किसी स्किन ट्रीटमेंट का बता रही थी। वो उसकी बुकिंग करवा चुकी थी। आजकल हेज़ल ड्रिंक कम करती थी, पर वो सो नहीं पाती थी। कहीं-कहीं घंटे ठंडे फर्श पे लेटी रहती थी। ये उसकी हमेशा से आदत थी। वो अपने जलते वजूद को ठंडक पहुँचाना चाहती थी, पर आज तक कामयाब नहीं हुई थी। जब से अब्दुल आया था, काफ़ी कुछ बदल गया था। वो पिछले 6 महीने से न्यूयॉर्क में थी। उसकी शख्सियत को देखते हुए उसे बड़ा रोल मिला था, मेन लीड का, और हेज़ल ने ये दूसरा प्रोजेक्ट किया था, जो उसे पसंद आया था। और जब वो वापस आई तो अब्दुल उसे एक बॉक्सर के रूप में मिला था। उसे आज भी याद था। उससे रोते हुए अब्दुल से शादी का कहा था, पर अब्दुल ने साफ इनकार कर दिया था। वो ऐसा लड़का नहीं था
जो उस पे रहम खाकर उससे शादी कर लेता। उस पर हेज़ल के हुस्न का जादू भी नहीं चला था। वो उसे उसकी हदूद तक रखना जानता था, पर हेज़ल की सुई अब्दुल पे अटक चुकी थी। उसका नया प्रोजेक्ट बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला था और वो जो काफ़ी वक़्त से कोई काम नहीं कर रही थी, जानती थी एक बार फिर से स्क्रीन पर छा जाने वाली थी और उसके लिए ज़रूरी था अब वो खुद पर तवज्जो देती। हर मॉडल और अदाकारा के लिए ये काफ़ी होता है कि वो अपने आप को परफेक्ट रखे, आंखों को जला बख्शने वाला वजूद बनाए रखे। उससे अब्दुल के कहे के बाद स्मोकिंग नहीं की थी। उनका रिश्ता बहुत ही अजीब सा था, ना वो उसकी दोस्त थी और ना अजनबी। और फिर अब्दुल की ज़िंदगी में जाने कहाँ से ऐमाने आ गई और अब्दुल का उससे रिश्ता भी अजीब था, कुछ दोस्ती का था। फिर अब्दुल ने दोस्ती भी ख़त्म कर दी। अजीब पागल लड़का था, सारे रिश्ते ख़त्म कर देता था। और वो रिश्ता जहाँ उसे अपना आप कमज़ोर पड़ता महसूस होता था, वो गहरा सांस लेती उठी और शाली के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सल्फाइड्स और ब्रोमाइड्स। आज उसका यूनिवर्सिटी में दूसरा दिन था। वो ये देखकर हैरान रह गया कि आज हॉल स्टूडेंट से भरा पड़ा था। उसकी आंखें चमक उठी, यानी उसकी बात स्टूडेंट्स तक पहुंच गई थी। वो काफ़ी पुरजोश लग रहा था। जीन्स पर सादा शर्ट और जैकेट पहने आज भी वो लड़कियों के दिल में उतर रहा था। उसके हाथ में आज भी पजल बॉक्स था। वो डाइस से टेक लगाए खड़ा था और पजल बॉक्स को घुमा रहा था। हॉल तेजी से भरता जा रहा था। सब कुर्सियां फुल हो गईं तो स्टूडेंट्स ने नीचे बैठना शुरू कर दिया था। पूरी यूनिवर्सिटी में एक ही बात घूम रही थी कि कोई हाथ नाम का नया लड़का आया। जाने कौन है, कहाँ से आया है, पर वो बहुत कूल है। वो सब समझता है। और यही देखने बाकी स्टूडेंट्स भी आए थे। उससे कलाई पर बंधी खड़ी देखी। जब वक्त हो गया तो वो सीधा हुआ और चलता हुआ स्टेज पर दरमियान में आकर खड़ा हो गया। पजल बॉक्स को वो टाइल्स पर रखाया था। उसके पीछे प्रोजेक्टर ऑन हुआ था, जिस पे साफ लिखा नजर आ रहा था, सल्फाइड्स एंड ब्रोमाइड्स। यानी आज का दिन वो मज़ीद दिलचस्प बनाना चाहता था। जब सारे स्टूडेंट्स बैठ गए तो उससे हॉल में नसें जमाई। माइक्रोफोन को अटैच था। आप में से कितने लोग सल्फाइड थ्योरी को जानते हैं और खुद को सल्फाइड मानते हैं? उसने पहला सवाल पूछा। हॉल में खामोशी छाई रही। कोई नहीं बोला। यानी आप सब ब्रोमाइड्स हैं? उसे ताज्जुब से कहा। तभी स्टूडेंट से हाथ खड़े करने शुरू किए। कुछ लोग ही उस थ्योरी से वाकिफ थे। उसने एक स्टूडेंट को माइक पकड़ाने का इशारा किया। आप सल्फाइड्स के बारे में क्या जानते हैं? उसने लड़की से सवाल पूछा। आरजे। लड़की ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और वो मुस्कुरा दिया। आरजे सल्फाइड था। काफ़ी देर इस मुस्कान ने उसके चेहरे का हाथ आगे रखा। यानी आज भी सल्फाइड की पहचान आरजे था। सल्फाइड वो खास लोग होते हैं जो बाकियों से हटकर चलते हैं, बाकियों से अलग सोचते हैं, बाकियों से अलग करते हैं। तो अब आप लोग बताएं, आप में से कौन कौन सल्फाइड है? और इस बार पूरे हॉल ने हाथ खड़े कर लिए। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी जारी थी, पर कैमरे का रुख सिर्फ स्टेज की जानिब था। स्टूडेंट्स का चेहरा नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा था। सबके खड़े हाथ देखकर वो फिर से मुस्कुरा दिया। चलें, सब बारी बारी बताएं कि आप में क्या खास बात है और आप लोग क्या खास काम करते हैं। दाई जानिब बैठी पहली लड़की को माइक थमाया गया। जीन्स शर्ट पहनी, जो हाथ को पुरशौक निगाहों से देख रही थी। वो उसके बुलाने पर खुशी से फूली न समाई और उठ खड़ी हुई। मैं व्लॉगर हूँ, मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं। लड़की की बात सुनकर हॉल से दबी दबी हंसी की आवाज़ गूंजी। ये वो लोग थे जो सल्फाइड का असल मतलब जानते थे। आपकी व्लॉगिंग में कोई खास काबिल जिक्र बात जो आपको बाकी व्लॉगर से अलग बनाए? बाद ने अगला सवाल किया। लड़की सोच में पड़ गई। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपको लगता है आप सल्फाइड हैं? इस बार लहजा थोड़ा तंजिया था। मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं। लड़की ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ जवाब दिया। मोहतरमा, क्या सिखाया आपने अपने 2 लाख फॉलोअर्स को? यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी वीडियोस से। ये काम पाकिस्तान में अब नया है, जबकि बाकी दुनिया में पुराना हो चुका है। और फिर सन्नाटा छा गया। और कोई जो खुद को सल्फाइड समझता है? इस बार एक लड़का उठा। मैं एक सिंगर हूँ, लड़की ने फख्र से बताया। हाथ के जबड़े भींच गए। नेक्स्ट। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। नेक्स्ट। ऐसे और उस जैसे कई जवाब लोगों को पता ही नहीं था। मैं हमेशा सोचती हूँ, आखिर पागल खाने सल्फाइड से क्यों भरे होते हैं? लड़की बोली थी और हाथ रुक गया। क्योंकि हमारा मुआशरा खास लोगों के लिए तैयार ही नहीं हो किया गया। उसे अफसोस हो रहा था। स्टूडेंट्स के हालात उसकी सोच से भी ज़्यादा ख़राब थे। इस्लाम तो छोड़ो, वो मगरिब से मुतासिर होने के बावजूद भी वैसे के वैसे थे। ब्रोमाइड्स, आम से भी आमतर,
जिनकी सोच सोशल मीडिया तक महदूद थी, जिन्हें कुछ नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा था। तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर हम कैसे हाथ सोच सकते हैं? एक लड़का उठ खड़ा हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर आप व्लॉगर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं और आप सारे गुनाह आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही। वो सर लहजे में बोला। कल की निस्बत आज उसका अंदाज बदला हुआ था और ये ज़रूरी था क्योंकि उन्हें झुंझोड़ने आया था, लोरी सुनाकर सुलाने नहीं। आपको क्या पता हम कैसे रह रहे हैं इस मुल्क में? आप तो लंदन से आए हैं और आकर हमें सोच बदलने का कह रहे हैं। आप यहाँ रहें तो आपको पता चले। स्टूडेंट की इज्जत नफ्स मजरूह हो गई थी। उनका तंज करना तो बनता था। वो मुस्कुरा दिया। मैं मगरिब से आया हूँ पर मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं मगरिब से मुतासिर हूँ। वह मुस्कुराते बोल रहा था। पर इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला तो हमारा मजहब है, जिससे हमारी सांस को बंद किया हुआ है। ऐसा घुट घुट कर कौन जी सकता है? ये ना करो, वो ना करो, और क्या करें हम? वो तब गए थे। लोहा गर्म हो चुका था और वो यही चाहता था। इस्लाम और पाकिस्तान को छोड़ें आप लोग। आप लोगों को मगरबी माशरा पसंद है ना? आप लोगों ने उनके रहन सहन को पूरी तरह अपना लिया है। जब अम्मी अबू मॉम डैड बन गए हैं, जब लड़की लड़के का लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जब यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स और डांस आम हो गया है, जब पर्दा उतार कर लड़कियों ने मगरबी लिबास को ज़ीनत बना लिया है, जब हमने इंग्लिश बोलना सीख ली है, जब हमने गोरों की तरह काम करना शुरू कर दिया है, जब हम पढ़ाई करने बाहर जा सकते हैं, जब हम दूसरे मज़हब के इंसान से शादी कर सकते हैं, तो जब हमने क्लब और कसिनो आम कर दिए हैं, तो फिर क्यों हम गोरों की इस सोच से मुतासिर नहीं हो पाए जो इंसान को चांद पर ले गई है? क्यों हमने सिर्फ अपना लिबास, अपना रहन सहन तब्दील कर लिया, जबकि सोच को वहीं छोटी सोच रहने दिया? आखिर क्यों? वो एक ही सांस में इतना कुछ कह गया था। सन्नाटा मजीद बढ़ गया। आप लोगों को इस्लाम कूल नहीं लगता, आप लोग इसीलिए उससे दूर रहें। पर हकीकत तो ये है, आप लोग इतने कूल नहीं कि इस्लाम और कुरान की हिकमत तक पहुंच सकें। आप लोगों ने अपनी सोच को बस इतना सा बदला है कि आप लोग खुदा को ढूंढने की बजाय उससे इनकारी से हो गए हैं। वाह! वो एहसाया हंसा। एंड यू नो वट, गोरो ने अपनी किताब जेनेसिस की सिर्फ 5 आयतों से कायनात का राज पा लिया है। अरे, कहाँ दूर हुए वो अपने मजहब से? वो लोग तो खुदा ढूंढने निकले हुए हैं। किसने कह दिया आप लोगों से कि वो लोग खुदा पर यकीन नहीं रखते? वो तो अब हमारे खुदा को ढूंढ रहे हैं। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ। नाउ द अर्थ was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And the God said, let there be light. And there was light. God saw that light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, and the first day. ये 5 आयतें जिससे उन्होंने ज़मीन आसमान की पैदाइश को समझ लिया, और अब वो गोरा हमारी किताब कुरान पाक लिए बैठा है, खुदा ढूंढने निकला हुआ है। पर हम तो गैब पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम कैसे ये सब कर सकते हैं? एक उलझी हुई लड़की थी। जितना अल्लाह ने कहा गैब है उतना गैब है। बाकी तो कहा अल्लाह ने कि गौर कर, ढूंढ, देख कायनात कैसे बनी है। तो क्यों नहीं ढूंढते हम? आखिर क्यों हम नहीं सोचते? स्टूडेंट दम साधे बैठे थे। क्यों हमने अपने दिमाग को बंद कर लिया है? वाई? पर हमें तो उलमा इकराम कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, गुनाहों से बचो। दीन यही है। तज़किया है नफ्स करो। क्या करें हम? यहाँ हजारों फिरके बने हुए हैं। किस पर चले हम? किसकी माने? स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह से उलझाया गया था जो अपनी पहचान भूल गए थे। यही तो मसला है। आज मैं खुलेआम कहता हूँ, आज के मुसलमान को बर्बाद करने के जिम्मेदार आज के उलमा इकराम हैं, जिन्होंने अपनी अपनी मस्जिदें बना रखी हैं। वो जानता था वो किस सिस्टम को हिलाने वाला था, पर उसे ये करना था। वो हक के रास्ते पर निकला था। उसे वजह बयान करनी थी। दीन और मजहब को मिक्स कर दिया गया है। भाई, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप तो फिर मुसलमान हैं ही नहीं ना। ये तो बेसिक है, ये सब जानते हैं। उलमा इकराम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? ये क्यों नहीं बताते कि मज़हब क्या है? क्यों हमारे दिमाग पर पट्टी बांध दी गई है कि इस्लाम बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं? मुझे अफसोस होता है, बेहद अफसोस। आपको क्या लगता है आप सिर्फ तज़किया नफ्स करने से बच जाएंगे? अपने नरम गरम बिस्तर पर बैठकर तस्बीह घुमाने से बच जाएंगे?
जबकि आपके पड़ोस में किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो रही हो, जबकि आपके पड़ोस में कोई लड़का खुदा के वजूद से इनकारी हो गया हो, आपको लगता है आप बच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उलमाए किराम गलत कह रहे हैं, पर वो पूरा इस्लाम सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? वो इस्लाम को नौजवान नस्ल के लिए इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? मेरा उनसे ये शिकवा है और रहेगा। वो बोलते बोलते रुक गया जब एक लड़की ने हाथ खड़ा किया। लड़की को माइक दिया गया। लड़की ने शरी पर्दा किया हुआ था। सब कहते हैं कुरान पाक सुकून पहुंचाने वाली किताब है, उससे पढ़कर दिल को सुकून मिलता है, तो हम उससे कायनात तक कैसे पहुंच सकते हैं जबकि वो तो इंसान के सुकून के लिए बनी है। हाथ ने गहरा सांस लिया। आपको किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा नफरत है, जो आपको नहीं पसंद? हाथ ने लड़की से पूछा। मैथ्स। अक्सर लड़कियों को मैथ्स समझ नहीं आता। लड़की ने जवाब दिया। अगर मैं आपको यहाँ मैथ्स की किताब दूँ और कहूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स को हल करना है, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी आपको समझ ही नहीं है, तो आप क्या करेंगी? जब मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं थक जाऊंगी, शायद थक कर सो जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है। लड़की ने साहब को इससे काम लिया। एग्जैक्टली जब हम समझ नहीं पाते या हमें समझ नहीं आती तो ये हमारा दिमाग सो जाता है। उससे कनपट्टी की जानिब इशारा किया। वो कौन सा इंसान है जो मुनाफिकों की निशानियां पढ़ रहा है कुरान पाक में? वो कौन सा इंसान है जो जहन्नुम के खौफनाक मनाजिर पढ़ रहा है और कहे कि मुझे सुकून मिल रहा है? क्या ये मुमकिन है? अल्लाह कह रहा है, उठ देख खोज कर, और हम सो जाते हैं क्योंकि हमें सुकून मिलता है। ऐसा ही है ना? लड़की ने अस्वाद में सर हिलाया। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हम समझ नहीं पाते। हमें कुरान पाक की समझ नहीं है। हम समझ कर नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं और कहते हैं सुकून मिल गया है। कैसे मिल गया सुकून आपको, जबकि सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक पढ़ते वक्त रोया करते थे? क्यों रोते थे वो लोग? क्योंकि वो जानते थे, समझते थे। अगर तो आपको कुरान पाक के एक लफ्ज़ पढ़ने पर 10 नेकियां चाहिए तो आप पढ़ें और फिर सुकून से सो जाएं। पर अगर आपको जानना है क्या लिखा है, हमसे क्या फरमाया गया है, तो आपको समझना होगा, जानना होगा। हमारा अलमिया भी तो यही है। हमने समझना छोड़ दिया है। हम बस यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी बने हुए हैं, पर हमें आता जाता कुछ नहीं। हमने अपने दिमाग को बंद कर लिया है और हमने दरअसल खुद को तबाह कर लिया है। तो हम क्या करें? कहाँ जाएं? इस सिस्टम से कैसे बाहर निकलें? वो सब परेशान थे। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि छोड़ें दीन को, मज़हब को, इस्लाम को, पाकिस्तान को, सबको छोड़ दें। सिर्फ खुद को देखें। कौन हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या आप हास हैं? अगर हैं तो कैसे? और अगर नहीं हैं तो क्यों? आज सिर्फ खुद को पहचानें। अपनी पहचान करें, फिर समझने लगेंगे कि आखिर हम किस खेल का हिस्सा बने हुए हैं। चलें, तज़किया नफ्स नहीं तो खुद की पहचान ही कर लें। मैं इस्लाम की तबलीग करने नहीं आया, वो उलमा इकराम कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए आया हूँ, आप लोगों को जगाने। जाग जाएं। मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे चैलेंज करें, मुझे ही नहीं पूरी दुनिया के दानिश्वरों को। अपनी सोच बदलें, यहाँ से सल्फाइड बने। इस दुनिया को सल्फाइड्स की बहुत ज़रूरत है। और यकीन करें, जब आप लोग खुद की तलाश में निकलें तब आप अपने बनाने वाले को भी ढूंढने निकलेंगे कि भाई मुझे किसने और क्यों बनाया है। और जब ऐसा होगा तब आप लोग उन गोरों की तरह कुरान पाक की तरफ आएंगे। ये सब समझने के लिए फिर आपको इस्लाम कूल भी लगेगा और फिर आपको पता चलेगा असल कूल होना लिबास, लहजा और रहन सहन बदलने को नहीं कहते, बल्कि इस बदलने को कहते हैं, सोच को, जहन को। और मुझे उम्मीद है कल आप लोग तैयार होकर आएंगे। वो अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाने के बाद वहीं से अच्छे से तैयार हो गई, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह। और जब बाहर निकली तो वहाँ रिपोर्टर्स का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। उससे अपनी गहरी सब्ज आंखों पर चश्मा लगाया और तेजी से चलने लगी। उसका ड्राइवर बाहर ही खड़ा था, जबकि शाली उसके पीछे पीछे थी। मैम हेज़ल, हमने सुना है आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी हॉलीवुड का। क्या ये खबर सच है? शैतान का दूसरा नाम रिपोर्टर था, जिसके पास जाने कहाँ से खबरें आ जाती थीं। धड़ाधड़ उसकी तस्वीरें बनाई जा रही थीं। उसे एक प्राइवेट क्लब जाना था, इसलिए वो बिल्कुल तैयार थी। उसे सुर्ख ऑफ शोल्डर शर्ट पहन रखी थी और नीचे स्कर्ट थी। वो नहायत तंग और एक तरफ से खुली थी। चलते हुए उससे एक टांग साफ दिखाई दे रही थी। शाम का वक्त था, फिर भी उसने अपनी आंखें छुपाने के लिए सनग्लासेस लगा रखे थे। बाल ऊंची पोनीटेल में कैद थे, जो चलते हुए एक अंदाज से हिल कर उसके बरहना खूबसूरत शानों को छू रहे थे। कानों में बारीक से डायमंड चमक रहे थे,
जबकि पैरों में उससे ऊंची हील वाले बूट पहन रखे थे। वो तेजी से चलती अपनी गाड़ी की जानी पड़ रही थी। उससे कोई ज़ाती कार्ड नहीं रखा था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही प्राइवेट थी। उसका ड्राइवर ही उसे ऐसे हजूम से बचाता था। अभी भी लंबा चौड़ा सा ड्राइवर भागते हुए आया और उसे हजूम से निकाल कर ले गया। उससे किसी एक रिपोर्टर की किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। गाड़ी में बैठकर उससे गहरा सांस लिया और ड्राइवर गाड़ी तेजी से भगा ले गया। आपकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपको गार्ड्स रख लेनी चाहिए, शाली ने मशवरा दिया, जबकि वो खामोशी से बाहर देखती रही। पता नहीं उसे स्याह शीशों के उस पार क्या नजर आ रहा था। अब्दुल के अपार्टमेंट की तरफ ले चलो, हेजल ने कहा तो शाली ने चौंक कर देखा। वो आगे ड्राइवर के साथ बैठी थी। लेडीज ब्लेजर पहने और बड़ा सा स्याह बैग थामे वो हमेशा उसके साथ होती थी। अब्दुल, पर आपने तो पार्टी में जाना था ना। अब्दुल का नाम सुनते ही शाली की तह भी चढ़ी। जो कहा है वो करो, वो सर लहजे में बोली तो शाली ड्राइवर को हिदायत देने लगी। गाड़ी तेजी से मंजिल की जानिब रवान थी। वो निस्बतन कम पोश एरिया में रहता था जहाँ अपार्टमेंट्स बने हुए थे। बुलंद इमारत के सामने गाड़ी रुक गई। अब्दुल का अपार्टमेंट काफ़ी ऊपर था। तुम लोग यहीं रुको, वो बैग थामती गाड़ी से बाहर निकल आई और फिर इमारत की जानिब बढ़ी। अंदर दाखिल होते ही उससे लिफ्ट नजर आई। यहाँ काफ़ी खामोशी और वीराना था। लिफ्ट में खड़ी वो सोच रही थी अब्दुल उसके यहाँ आने पर जाने क्या रिएक्ट करने वाला था। कुछ देर बाद वो उसके अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। उससे गहरा सांस लिया और फिर बेल बजाई। कोई नहीं आया। उसे चश्मा उतारा और दोबारा बेल देने की, और तब तक बेल से हाथ नहीं उठाया जब तक अब्दुल ने दरवाज़ा नहीं खोल दिया। वो काफ़ी भरम लग रहा था, पर अपने सामने हेजल को देखकर चौंक गया। उसे सर से पांव तक हेजल को देखा और फिर दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस मुड़ गया। उसकी खामोशी पर हेजल ने सुकून का सांस लिया और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अपार्टमेंट उसकी तवक्का के खिलाफ बहुत साफ सुथरा था। वो एक अदा से चलती उसके सामने सोफे पर बैठ गई। वो सोफे की पुष्ट से देख लगाए आंखें बंद किए बैठा था। मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, हेजल ने खामोशी को तोड़ा। अब्दुल ने आंखें खोली और उसकी क़यामत हेज सरापे को देखा, और फिर वो उठा और सामने ही खुली खिड़की में जाकर खड़ा हो गया। ये नाजेब लिबास पहनकर तुम क्यों बार बार मेरा ईमान हराब करने आ जाती हो? वो सर्द और सपाट लहजे में बोला तो हेजल अपनी जगह सुन रह गई। उसके चेहरे की रंगाई शक्लत बदली। इतक से उसे अपने चेहरे से आग निकलती महसूस हुई। पहले पहल वो कुछ बोल नहीं पाई और फिर खिलखिला कर हंसी। वो अभी तक खिड़की में ही खड़ा था। ईमान, जैसे तुम बहुत मजबी हो। वो अब उसका मजाक उड़ा रही थी। मैं अगर मजहबी नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास ईमान नहीं है। कुछ अखलाकियात भी होती हैं। ऐसे कपड़े पहनकर एक औरत किसी गैर मर्द के अपार्टमेंट क्या करने आ सकती है? लहजा तंजिया था, यानी वो संजीदा था। हेजल की हंसी को ब्रेक लगी। वो अब तक रुख मोड़े खड़ा था। वो उससे नहीं देख रहा था, वो उससे रुख मोड़े खड़ा था। उसे पलटकर देखना गवारा नहीं किया। हेजल की नजरें उसकी पुष्प पर जमी थीं। उसने बाल पहले से छोटे करवा लिए थे। अब्दुल उसकी नज़रों को अपनी पुष्प पर महसूस कर सकता था। एकदम ही हेजल को अपना बुरा महसूस होने लगा। वो किसी बुरे इरादे से तो नहीं आई थी, वो बस उससे मिलने आई थी। मैं शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, किसी लड़की को नहीं छूता। इसका मतलब कुछ तो ईमान बचा हुआ है ना? वो सांस लेने को रुका। अब जाओ हेजल, मैं अपना बचा हुआ ईमान हराब होते नहीं देख सकता। उसके लहजे में इल्तिजा थी। हेजल ने शिद्दत से चाहा कि जोरदार सलसला आए और ये इमारत गिरकर तबाह हो जाए, और तबाह होने वाली चीज़ों में उसका ये क़यामत है इस वजूद सरफहरिस्त हो।